हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोहन एजुटेक। कैसे आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो डियर ऑल, क्लास 12th का न्यू सेशन हमारा स्टार्ट हो गया है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी क्लास 11th में फिजिक्स बहुत ज़्यादा वीक है। क्लास 11th में उनके फिजिक्स में मार्क्स बहुत कम आए। क्लास 11th में वो सिर्फ पास हुए हैं, मतलब ये नहीं कह सकते कि उनके अच्छे मार्क्स आए, या किसी किसी के अच्छे मार्क्स भी आए लेकिन इतने अच्छे नहीं आ पाए कि वो कह दे कि भाई 95 प्लस आ गए या 90 प्लस आ गए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हर एक स्टूडेंट्स का एक डाउट है कि भैया क्या फिजिक्स में हम क्लास 12th में 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं? तो डियर ऑल, हाँ, आप कर सकते हो। आपको सिंपली जो मैं स्टेप्स बताने वाला हूँ, बस आपको उनको 1 बाय 1 फॉलो करना होगा। अगर आप इन 8 स्टेप्स को 1 बाय 1 फॉलो कर लेते हो अपने पूरे एकेडमिक सेशन में फिजिक्स के लिए, तो आपके 95 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप वो स्टूडेंट हो जिनकी फिजिक्स अच्छी है, चाहे आप वो स्टूडेंट हो जिनकी 11th की फिजिक्स बहुत बेकार है, वो फिजिक्स नहीं कर पाते, चाहे आप वो स्टूडेंट हो जिनकी फिजिक्स ठीक ठाक है, तीनों के लिए ही ये स्टेप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक भी स्टेप्स को मिस मत करना। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो कर लेते हो तो आपके 95 प्लस स्कोर पक्के। तो डियर ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए, आप इस मेंटलिटी को बिल्कुल खत्म कर दो कि क्लास 12th में आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, और इस बात को अपने मन में बैठा लो कि हाँ, क्लास 12th में अगर हम अच्छे से एक स्ट्रेटजी प्लान फॉलो करते हुए अपने फिजिक्स में अच्छे से मेहनत करेंगे, अपना स्मार्ट वर्क करेंगे, तो हम फिजिक्स में 95 प्लस स्कोर 90 प्लस स्कोर अचीव कर सकते हैं। देखिए, मेहनत हर कोई करता है, लेकिन मेहनत को सही डायरेक्शन में, अपने वर्क को सही डायरेक्शन में करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप वर्क करते रहोगे, उससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप वर्क को एक सही डायरेक्शन में करोगे तो आप अपने टारगेट स्कोर को श्योरली अचीव कर सकते हो। देखिए, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कोई कोचिंग है, उसमें 50 से 60 स्टूडेंट्स है। देखिए, टीचर तो हर एक स्टूडेंट्स को इक्वली पढ़ाएगा, हर एक स्टूडेंट्स को वही पढ़ाया जा रहा है जो टॉपर ने पढ़ा है, लेकिन उसमें से सिर्फ 4 में से 5 बच्चे ही क्यों टॉपर निकलते हैं? उन 60 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 4 और 5 बच्चे क्यों टॉपर निकलते हैं? क्योंकि उन 4 से 5 बच्चों ने अपने वर्क को एक सही डायरेक्शन में किया, उन 4 से 5 बच्चों ने अपने वर्क को स्मार्टली किया, उन 4 से 5 बच्चों ने सही डायरेक्शन में प्लस स्मार्टली वर्क करके अपने मार्क्स को बूस्ट किया। और जो अदर स्टूडेंट्स थे, 50 स्टूडेंट्स, 55 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वर्क किया। तो यही फर्क होता है एक स्मार्ट वर्क करने में, एक सही डायरेक्शन में वर्क करने में, और सिर्फ एक सिंपली नॉर्मली वर्क करने में। तो डियर ऑल, हमको क्या करना है? हमको करना है स्मार्ट वर्क प्लस अपने वर्क को सही डायरेक्शन में करना है। तो डियर ऑल, बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और हाँ डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप फिजिक्स में अपना अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपके लिए हर एक स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिजिक्स में 0 से हीरो पर जाना है तो आपको हर एक स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो डियर ऑल, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो डियर ऑल, सबसे पहला स्टेप है हमारा स्टेप 1, वो है हमारा अंडरस्टैंड दी स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, आप सबको पता है जो हमारी थ्योरी आती है हमारी 70 मार्क्स की, ठीक है, और जो हमारा प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं वो होते हैं हमारे 30 मार्क्स के। भैया, ये तो हमें भी पता है कि 70 मार्क्स की थ्योरी है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। अरे भाई रुको, आपको इस स्टेप से ये समझना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको थ्योरी पर ध्यान नहीं देना। अगर आपने थ्योरी बहुत अच्छे से कर ली, थ्योरी में तो आप ले आए 70 में से 65 मार्क्स, लेकिन प्रैक्टिकल आपने किया ही नहीं, टाइम टू टाइम तक आपने प्रैक्टिकल अच्छे से नहीं किया, ना आपने वाइवा का अच्छे से किया, ना आपने प्रैक्टिकल अच्छे से किया, मार्क्स डाउन। 30 में से 15 मार्क्स ही मिलेंगे, अब कैसे लाओगे 90 मार्क्स? तो डियर ऑल, मेरा कहने का मतलब यही है, आपको अपने थ्योरी पोर्शन में भी 70 मार्क्स का आपका थ्योरी पोर्शन है, उसमें भी अच्छे से करना है, और आपको अपने प्रैक्टिकल में भी अभी से ही अच्छे से प्रिपरेशन करते चलना है। अपने हर एक एक्सपेरिमेंट को आपको अच्छे से समझना होगा। आपको देखना होगा कि मैं थ्योरी में कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ और मैं प्रैक्टिकल में कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, और आपको देखना होगा कि 11th क्लास में आपने थ्योरी में मिस्टेक की या फिर प्रैक्टिकल में आपने मिस्टेक की। तो डियर ऑल, मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको थ्योरी को भी अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, अपने प्रैक्टिकल को भी अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। तो डियर ऑल, अब बात करते हैं अपने सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप है हमारा सिलेबस एंड वेटेज ऑफ दिस चैप्टर। नवंबर दिसंबर आ जाता है, एग्जाम का 1 महीना रह जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स को अपना सिलेबस नहीं पता लगता कि भैया सिलेबस क्या है, हमारे फिजिक्स का सिलेबस क्या है, किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है। ऑफिशियल सिलेबस उनको नहीं पता लगता, सिर्फ जो उनको स्कूल में कराया जा रहा है वो करते जा रहे हैं, जो उनको कोचिंग में कराया जा रहा है वो करते जा रहे हैं, एक टॉपिक कम कर रहे हैं या फिर एक टॉपिक ज़्यादा कर रहे हैं। तो डियर ऑल, आपको अपना सिलेबस पता होना ही चाहिए। पूरा एकेडमिक खत्म हो जाता है,
एग्जाम टाइम आ जाता है, हमको ये नहीं पता लगता कि हमारा कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स में आ रहा है। तो डियर ऑल, आपको करना क्या है, आपको अपना ऑफिशियल सिलेबस निकलवाना है फिजिक्स का। जहां बैठकर पढ़ते हो उसको वहां पर पेस्ट कर लो अपने सामने वाली वॉल पर। आपको पता रहना चाहिए कि आपके 12th की फिजिक्स में कितने चैप्टर है, उन चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक है, और आपको ये भी पता करना होगा कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है। वो कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा आपको आपके PYQ से। प्रीवियस 4 से 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा लो, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपका हर एक चैप्टर कितना वेटेज लेकर आ रहा है आपके एग्जाम में। तो डियर ऑल, आपको ध्यान रखना है, आपको सिलेबस चेक करना है, प्लस आपको अपने हर एक चैप्टर का वेटेज पता होना चाहिए। चाहिए ही मतलब चाहिए। ये नहीं करना कि नवंबर दिसंबर में जाकर देख रहे हो। सीजन स्टार्ट हुआ है, न्यू सीजन स्टार्ट हुआ है, 95 प्लस स्कोर का आपने टारगेट कर रखा है, अचीव करना है तो 10 मिनट का काम है, कर लो। आपको पता रहना चाहिए सिलेबस क्या है, वेटेज क्या है। अब बात करते हैं हम अपने थर्ड स्टेप की, जो है हमारा स्टडी मटेरियल। भैया फिजिक्स के लिए स्टडी मटेरियल क्या यूज करना है, कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करके हम अपने स्कोर को अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं। तो भाई देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स की NCERT पढ़ना मत भूलना। अगर आपको अपना बेसिक, अपने फंडामेंटल्स आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं, अगर क्या वो तो करने पड़ेंगे ही। जब तक आप अपने फंडामेंटल और अपने कंसेप्ट के बेस को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, तब तक फिजिक्स आपसे हिलने भी नहीं वाली। फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर ही नहीं सकते। तो भाई अपने फंडामेंटल्स को और अपने कंसेप्ट के बेस को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो फॉलो करना सबसे पहले NCERT जरूर पढ़नी है। सेकंड है भैया, अगर आपको अपने हर एक टॉपिक को, हर एक कंसेप्ट को डीपली पढ़ना है, उसको अच्छे से समझना है, अपने कंसेप्ट की, अपने टॉपिक्स की डीप लर्निंग करनी है, तो भाई उसके लिए ले लेना आप रेफरेंस बुक। ठीक है, तो क्या बताया मैंने बताया अगर डीप लर्निंग करनी है तो भैया ले लेना रेफरेंस बुक, और फंडामेंटल्स प्लस कंसेप्ट के बेस को अपना अच्छा करने के लिए NCERT परचेस कर लेना। ठीक है, ये वो आपका स्टडी मटेरियल। तो डियर ऑल, अब बात करते हैं अपने फोर्थ स्टेप की, जो है हमारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी। बिना कंसेप्ट के फिजिक्स हिलने भी नहीं वाली। बिना कंसेप्ट के आप फिजिक्स को अच्छे से नहीं कर सकते। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, अगर आपके कंसेप्ट का बेस अच्छा है, कंसेप्ट के फंडामेंटल्स आपके स्ट्रॉन्ग है, तो आप फिजिक्स कर लोगे। लेकिन अगर आपका फिजिक्स के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी सही नहीं है, तो भैया फिजिक्स में आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए NCERT से मैंने बता दिया, आप कंसेप्ट के फंडामेंटल्स क्लियर करोगे। उसके बाद आपके कोचिंग वाले टीचर या आपके स्कूल वाले टीचर जिस तरह से आपको कंसेप्ट समझा रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट समझने पर ध्यान देना होगा, ना कि उसको कॉपी करने में। तो डियर ऑल, NCERT से फंडामेंटल्स क्लियर किए, आपके टीचर्स ने जो कंसेप्ट समझाया उसको अच्छे से समझा, उसके बाद रेफरेंस बुक से उसकी डीप लर्निंग की, जो चीज़ समझ में नहीं आई उसको तभी क्लियर करोगे, चाहे आप टीचर से क्लियर करो, अपनी रेफरेंस बुक से क्लियर करो। उसके बाद डेरिवेशन को आपको समझना होगा। डेरिवेशन कब करोगे? डेरिवेशन बिल्कुल भी रट्टा मत लगाना कि डेरिवेशन पहले ये आया, उसके बाद ये स्टेप किया, उसके बाद ये स्टेप किया, बिल्कुल नहीं करना। कंसेप्ट को समझ कर, कंसेप्ट समझने के बाद डेरिवेशन को कंसेप्ट के बेस पर ही करना, और कोशिश करना कि उसको कॉपी करने से अच्छा, उसको रेफरेंस बुक में देखने से अच्छा, आप अपने डेरिवेशन को खुद से सोल्व करो, खुद से उसको प्रूव करो, और उसके बाद कंसेप्ट के फॉर्मूलाज आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। उसके बाद आप प्रॉब्लम सोल्विंग करोगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना कंसेप्चुअल क्लैरिटी के आप फिजिक्स को बिल्कुल भी टच भी नहीं कर सकते। कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर ही आपकी पूरी फिजिक्स डिपेंड करती है। अब बात करेंगे अपने फिफ्थ स्टेप की, जो है हमारा प्रिपेयर रिवीजन नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स। दूसरों के नोट्स को पढ़ने से आज तक कोई भी टॉपर नहीं बना। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, चाहे वो आपका कंपटीशन हो, चाहे आपकी क्लास 12th हो, चाहे आपकी क्लास 11th हो, कोई सी भी क्लास हो, अगर आपको अच्छा स्कोर अचीव करना है, आपको टॉपर लिस्ट में आना है, तो आपको अपने खुद के रिवीजन नोट्स प्रिपेयर करने होंगे। आप टॉपर से नोट्स लेते हो, या फिर एक अच्छे स्टूडेंट से नोट्स लेते हो, या आप किसी से भी अपने फ्रेंड से नोट्स लेते हो, उनको पढ़ते हो, कभी भी जीवन में टॉपर्स नहीं बन सकते। जो स्टूडेंट अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करेगा, अपने खुद के रिवीजन नोट्स प्रिपेयर करेगा, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करेगा, उसको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो डियर ऑल, आपको अपने खुद के रिवीजन नोट्स, अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने होंगे। भैया रिवीजन नोट्स और शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कैसे करेंगे, मैं बता देता हूँ। जब आपके टीचर आपको समझा रहे हैं, जब आप रेफरेंस बुक पढ़ रहे हो, जब आप NCERT पढ़ रहे हो, जब आप डेरिवेशन सोल्व कर रहे हो, जब आप फॉर्मूलाज लर्न कर रहे हो, उसको समझ रहे हो, उस टाइम आप अपने रिवीजन नोट्स प्रिपेयर करोगे।
करोगे कैसे? जो भी आपके टीचर्स ने समझाया उन सभी की पॉइंट्स को कॉपी करते चलोगे। जो भी आपको रेफरेंस बुक आप पढ़ रहे हो उसमें आपको की पॉइंट्स है उनको आप कॉपी करते चलोगे। इस तरह आप अपने रिवीजन नोट्स प्रिपेयर कर लोगे। भैया रिवीजन नोट्स नेम क्यों दिया? रिवीजन नोट्स नेम इसलिए दिया क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे तो डियर ऑल आपको किसी से भी नोट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब बात आती है कि भैया शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है। तो डियर ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट कुछ की पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक आपका कोई टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी यूनिट्स, उसके फॉर्मूलाज, कुछ की पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको आप उसमें नोट डाउन करते चलोगे। तो डियर ऑल शॉर्ट नोट्स से क्या फ़ायदा है भैया? जब आप एग्जाम से 2 दिन पहले या एग्जाम से 3 दिन पहले आप रिवीजन करोगे तो आप अपने रिवीजन नोट्स को पूरी तरह नहीं पलट कर देखोगे, इतना टाइम नहीं बचने वाला। हमें क्या करना होगा उस टाइम? हमें शॉर्ट नोट्स ही काम आएंगे। शॉर्ट नोट्स से आपको फायदा ये होगा कि आप 15 मिनट में, आप 20 मिनट में एक एक चैप्टर को खत्म कर दोगे। आप उसके की पॉइंट्स पढ़ोगे, आपको पूरा चैप्टर याद आ जाएगा। तो डियर ऑल आपको अपने रिवीजन नोट्स और शॉर्ट नोट्स खुद से प्रिपेयर करने होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है आपकी इस स्टेप्स प्लान में। तो डियर ऑल अब बात करते हैं अपने 6 स्टेप की, जो है हमारा प्रैक्टिस रेगुलरली। ये बिल्कुल नहीं करना कि पहले दिन प्रैक्टिस की, दूसरे दिन नहीं की, तीसरे दिन की, चौथे दिन की, 5वें दिन, 6ठे दिन छोड़ दी, फिर आप 7वें दिन प्रैक्टिस करने बैठ रहे हो। भैया ऐसी प्रैक्टिस का कोई मतलब नहीं है, ऐसी प्रैक्टिस से कोई फायदा नहीं होने वाला। प्रैक्टिस करो कम, 1 घंटे या 30 मिनट कर लो, लेकिन प्रैक्टिस रेगुलरली करनी है। 7 के 7 दिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी। भैया प्रैक्टिस कैसे करेंगे? प्रैक्टिस करोगे ऐसे, आपको आज कराया गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, तुरंत उसी दिन 5 से 6 न्यूमेरिकल लगा लो। न्यूमेरिकल लगाने से पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ साथ अगर आप रेफरेंस बुक कोई फॉलो कर रहे हो, उसके एग्जाम्पल दिए होंगे, उन एग्जाम्पल को बिना देखे करो। बिना देखे पहले उन एग्जाम्पल को करोगे, आपको पता लगेगा आपने मिस्टेक कहाँ की। जब आपको मिस्टेक पता लग गई, इन पे वर्क किया, उसके बाद न्यूमेरिकल पर जाओगे, 5 से 6 न्यूमेरिकल उसके लगाओगे। ज़्यादा भी लगा सकते हो अगर आपको लगता है कि अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा, अभी भी मेरे क्वेश्चंस में, मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो भैया 6 से 10 लगा लो, 10 से 15 लगा लो। आपको न्यूमेरिकल डेली लगाने होंगे। उसके बाद संडे को क्या करोगे? आप संडे को ऐसे करोगे जैसे ही आपने जो भी आपने पूरे वीक में उसमें कंसेप्ट पढ़े हैं, टॉपिक्स पढ़े हैं, उसके मिसलेनियस आप एग्जाम्पल लगाओगे प्लस उसके क्वेश्चंस लगाओगे। और एक काम और करना है, जिस भी न्यूमेरिकल में आप फंसे थे ना, उस न्यूमेरिकल पर एक सर्किल जरूर बना लेना कि इस न्यूमेरिकल में मेरे को दिक्कत आई थी, ताकि आप एग्जाम टाइम में उन सर्कल वाले न्यूमेरिकल पर ज़्यादा ध्यान दे पाओ कि भैया इसमें मैं फंसा था, इसमें मेरे को प्रॉब्लम आई थी, और आप उस टाइम उसको फिर दोबारा सोल्व करके अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर पाओ, अपनी गलतियों को सुधार पाओ। मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ ताकि आपको आपके एग्जाम टाइम में भी कोई दिक्कत ना आए। देखिए आपको ये चीज़ें बहुत जगह पता लग जाएगी कि भैया एकेडमिक टाइम में ये कर लो, वो कर लो, लेकिन मैं आपको एकेडमिक टाइम में भी इस तरह से बताऊँगा कि आपको अपने एग्जाम टाइम में भी कोई वीडियोस देखने की जरूरत ना पड़े कि ये करना है, वो करना है। आपको अभी पता लग जाए कि भैया एग्जाम टाइम में मेरे को ये करना है। उसी के लिए पहले आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया कि न्यूमेरिकल, जिसमें भी आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत आ रही हो, उस पर सर्किल बना लो, ताकि आप एग्जाम टाइम में सिर्फ उन्हीं न्यूमेरिकल पर ज़्यादा ध्यान दो, ना कि सभी न्यूमेरिकल पर, क्योंकि एग्जाम टाइम में हमारे पास बहुत कम टाइम रहता है। तो डियर ऑल आपको न्यूमेरिकल्स लगाने होंगे। और हाँ, एक काम और करना, रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस तो लगाओगे ही, साथ ही साथ हर टॉपिक के आपको PYQ लगाते हुए चलना है। अब भैया PYQ क्यों लगवा रहे हो? एग्जाम टाइम में भी तो लगाओगे, अभी लगाकर उनको पक्के कर लो। एग्जाम टाइम में मॉक टेस्ट देंगे, एग्जाम टाइम में फिर दोबारा सोल्व कर लेंगे, पक्का हो जाएगा फिजिक्स। तो डियर ऑल आपको प्रैक्टिस रेगुलरली इस तरह करनी होगी। तो डियर ऑल अब बात करते हैं अपने 7 स्टेप की, जो है हमारा मॉक टेस्ट एंड सेल्फ असेसमेंट। भैया इतनी सारी मेहनत आपने करवा दी, एकेडमिक में मैं कर रहा हूँ, जो भी आपने 6 स्टेप्स अभी तक बताए उनको फॉलो। मुझे कैसा पता लगेगा कि मैं अच्छे से कर रहा हूँ, या मुझे कैसे पता लगेगा कि कल मैं 5% तक पहुँचा था, आज मैं 20% तक पहुँच गया हूँ? तो डियर ऑल उसके लिए हम फॉलो करेंगे मॉक टेस्ट। आपको 10 दिन बाद या हर 15 दिन बाद या मंथ की लास्ट में आपको एक दिन ऐसा रखना होगा। मेरा मानना तो यह है कि आप हर महीने के 2 संडे को, आप मिनिमम 2 संडे को आप मॉक टेस्ट और सेल्फ असेसमेंट करोगे। मॉक टेस्ट आप दोगे, उससे आपको पता लगेगा कि भैया मैं कहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ, जो मैं वर्क कर रहा हूँ क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। मैंने आपको बता दिया कि भैया ये सही डायरेक्शन है, लेकिन आपको भी पता रहना चाहिए वाकई में ये डायरेक्शन सही है जिसमें मैं कर रहा हूँ, जो मैं स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ वे वर्क भी कर रहे हैं या नहीं। प्लस आपको एक चीज़ और पता लगेगी, आपको ये पता लगेगा कि अभी भी मेरे कौन से टॉपिक कभी कमज़ोर है।
मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल किया था, उसमें मैंने उस टाइम तो अच्छे से क्वेश्चंस कर लिए क्योंकि उस टाइम वो टॉपिक पढ़ा था, लेकिन जब अब मैं करने बैठा, मॉक टेस्ट मैंने दिया, सेल्फ असेसमेंट मैंने सोल्व किए, उसमें मेरे को पता लगेगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में अभी और कहाँ मिस्टेक है। आपके टॉपिक्स निकल कर बाहर आएंगे, आपको पता लगेगा कि अभी ये पीछे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें अभी थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है, इनमें मैं प्रॉब्लम कर सकता हूँ, यहाँ मैं दिक्कत कर सकता हूँ। तो मॉक टेस्ट एंड सेल्फ असेसमेंट आपको ये बताएंगे कि आप इस टाइम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आप कल कहाँ थे, आज कहाँ पहुंचे, परसों कहाँ तक पहुंच जाओगे। तो मॉक टेस्ट और सेल्फ असेसमेंट को फॉलो कर लेना। तो डियर ऑल, अब बात करते हैं अपने स्टेप 8 की, जो है हमारा टाइम मैनेजमेंट। तो डियर ऑल, आपकी एकेडमिक टाइम में आपका टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं करोगे, तब तक आप इनमें से किसी भी स्टेप को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाओगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको टाइम को किस तरह मैनेज करना होगा, इसके 2 मेजर फैक्टर हो गए। एक होगा आपका एलोकेट टाइम, दूसरा होगा कंसिस्टेंसी। पहली बात करते हैं अपने एलोकेट टाइम पर। भैया वो क्या है? देखिए, आपको पता होता है कि मेरा ये चैप्टर थोड़ा वीक है, ये चैप्टर मेरा स्ट्रॉन्ग है। ये आपको पता है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में मुझे दिक्कत आती है, डेरिवेशन में अच्छे से सोल्व कर लेता हूँ। तो आपको अपने टाइम को इस तरह एलोकेट करना होगा कि आप अपनी इन प्रॉब्लम में अच्छे से बैलेंस बना पाओ। बैलेंस मतलब आपका मान ले डेरिवेशन अच्छा है, आप डेरिवेशन बहुत अच्छे से सोल्व कर लेते हो, जो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्विंग है वो आपकी अच्छी नहीं है, तो यहाँ से थोड़ा टाइम बचा लो। मतलब इस पर आप 30 मिनट दे रहे हो, आप यहाँ 20 मिनट दो, जो इसके 10 मिनट बचाए वो आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्विंग पर लगा दो, ठीक है। या फॉर एग्जांपल आपका कोई चैप्टर है, ये चैप्टर फर्स्ट है, ये आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, चैप्टर सेकंड आपका बहुत अच्छा है, तो डियर ऑल यहाँ पर आप थोड़ा कम टाइम देकर इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम एलोकेट कर दो, ताकि ये दोनों बैलेंस पर आ जाए। तो जो चीज़ आपकी अच्छी है उसका थोड़ा सा टाइम आप उस वाली चीज़ को शेयर कर दो जो आपकी अच्छी नहीं है। तो इस तरह आपको टाइम एलोकेट करते हुए चलना होगा। सेकंड टाइम एलोकेट में ये फैक्टर और आता है कि भैया आपको फिजिक्स को इतना टाइम देना होगा कि आप अपने अदर सब्जेक्ट्स भी कर सको। ये नहीं कि सिर्फ फिजिक्स पर आप लगे हुए हो, या ये भी नहीं करना कि आप सिर्फ अदर सब्जेक्ट्स पर लगे हो, फिजिक्स को आप सिर्फ और सिर्फ दिन में 20 मिनट या 25 मिनट दे रहे हो। आपको आपकी स्ट्रेंथ का पता है, आपको अपनी वीकनेस का पता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग फिजिक्स को टाइम एलोकेट करना होगा। सेकंड फैक्टर क्या है? सेकंड फैक्टर है हमारा कंसिस्टेंसी। ये बिल्कुल नहीं करना कि टाइम मैनेजमेंट आपने पहले दिन किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, चौथे दिन नहीं किया, 5वें दिन नहीं किया, 6ठे दिन फिर कर रहे हो, 7वें दिन कर रहे हो, फिर बीच में 3 से 4 दिन नहीं किया, फिर 9वें 10वें दिन कर रहे हो। भैया ऐसे टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। टाइम मैनेजमेंट में कंसिस्टेंसी को फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम आएगी, कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आएगी, आप सोचोगे कि यार 2 दिन कर लिया, थोड़ा रेस्ट ले, तो भैया नहीं करना। यही आपका वीक पॉइंट है। अगर आप इस वीक पॉइंट से निकल गए, आपने 10 से 12 दिन अपनी टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से फॉलो कर लिया, 15वें दिन खुद फॉलो करोगे, 15वें दिन अपने आप फॉलो होगा। तो डियर ऑल, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से करना होगा। तो डियर ऑल, आई होप कि आपको ये सभी 8 स्टेप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि आपको किन स्टेप्स में क्या करना है। देखिए, मैंने आपको यहाँ पर कोई टाइम टेबल नहीं दिया, क्योंकि टाइम टेबल आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको पता होता है कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। मैंने आपको ये बिल्कुल नहीं बताया कि भैया फिजिक्स में ये वाला टॉपिक कर लो, ये वाला टॉपिक कर लो, बिल्कुल नहीं बताया। आप हर चीज़, आपको एवरीथिंग अपने आप एनालाइज करना होगा। और मैंने बता भी दिया कि आप अपने आप को कैसे एनालाइज करोगे, आप सिलेबस को किस तरह एनालाइज करोगे, आप अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरह एनालाइज करोगे। जब तक आप अपने हर एक काम को खुद से एनालाइज नहीं करोगे, तब तक आप टॉपर्स की श्रेणी में नहीं आने वाले। अगर आपको अपने फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना है, तो डियर ऑल बस ये स्टेप्स फॉलो कर लो। और कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो डियर ऑल बिल्कुल फील फ्री, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप DM भी मेरे को कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। डोंट वरी डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये स्टेप्स बहुत अच्छे लगे होंगे, आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो डियर ऑल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हमारे केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का प्लान भी बहुत जल्द आने वाला है। एंड डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th में आपको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, क्लास 12th में आपको कौन कौन से स्टेप्स फुली फॉलो करने हैं, उनकी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। आपको कंप्लीटली पता लग जाएगा, आपके सभी डाउट्स, जितने भी क्लास 12th में आपके डाउट्स बनते हैं ना, हर एक डाउट्स का उसमें आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। आप उस वीडियो को जाकर देख लो। तो डियर ऑल, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, सफर आपकी मंजिल तक।